चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। यह है आज का लेक्चर, सूचना का अधिकार। देखिए श्रृंखलाएं से चलती रहेंगी, आराम से सुकून से देखते रहिए। उम्मीद है कि ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद संक्षिप्त सुर्खियाँ आएंगी। संक्षिप्त सुर्खियाँ एक बार देख लेते हैं हम। ये चलेगा, आज कंप्लीट करेंगे पूरा आर्टिकल। उसके बाद ये संक्षिप्त सुर्खियाँ 2-3 जो बचे हुए हैं वो रहेंगे। इसके बाद पॉलिटी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी समाप्त होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय चलेगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सिलेबस जरूर देखते रहिए। आंख बंद करके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिलेबस जरूर देखते रहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सब चीज़ आपको दिमाग में एकदम क्लियर रहना चाहिए। रिवीजन करते रहिए। उसके बाद में जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसका शॉर्ट वीडियो तो डाल ही देता हूँ, लेकिन उन्हीं के लिए फ़ायदा करेगा जो डिटेल में चल रहे हैं, देख रहे हैं। टाइम निकालिए, अपने लिए टाइम ज़रूरी है, और डिटेल में अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको कई जगह मिलेगा। जो लोग तैयारी किए होंगे उनको ये बात पता होगा कि आरटीआई एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, केंद्रीय सूचना आयोग। ये देखिए क्या आप जानते हैं इस पर देखिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने राष्ट्रीय और अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया है। सार्वजनिक प्राधिकरण घोषित किया है। तो जो है थोड़ा सा हम एक बार चीज देख लेते हैं, ये वाला न्यूज में क्यों था, पहले इसको देख लेते हैं। वर्ष 2025 में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट 2005 को लागू हुए 20 साल पूरे हो जाएंगे। और आपको पता है जब ऐसी चीज़ होती है 20 साल पूरे हो जाएं या 100 साल पूरे होते हैं तो यूपीएससी के लिए फेवरेट होता है, तो थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा। इसलिए इसके प्रभाव और आरटीआई अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्यों? 20 साल पूरे हो चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब सवाल ये है कि आरटीआई अधिनियम 2005 के बारे में क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। यह अधिनियम 2 जून 2005 में पारित हुआ था। स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टेट दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। याद रखिएगा, पारित होना और लागू होना, पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहाँ से ये क्लियरिटी जरूर मिल जाएगी कि लागू हुआ और पारित हो, दोनों में अंतर होता है। यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में, पॉइंट, यह अधिनियम नागरिकों को लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब क्या, लोक प्राधिकारी जो अधिकारी लोग होते हैं उनसे, उनके नियंत्रण जो चीज़ें होती हैं उनसे सूचना तक पहुंच, वहाँ पर जो उन सूचनाएं हैं वहाँ तक पहुंच के लिए अधिकार देता है, ठीक है। किसको देता है? नागरिकों को। अब आप नागरिकों के बारे में नागरिकता में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े अगर एम लक्ष्मीकांत जरूर अच्छे से देखिए और उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। समन्वयक एजेंसी क्या कौन सी है? कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, ठीक है। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। सूचना के अधिकार को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संविदा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि में मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया गया है। ये मानवाधिकार जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आप न्यूज में पढ़ते भी होंगे मानवाधिकार के बारे में, लेकिन मानवाधिकार जो होता है इसके लिए एक आयोग भी है ना, जाकर देखिएगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा कि मानवाधिकार के बारे में क्या क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है या इसके बारे में क्या है, डिटेल में आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही, इथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पारदर्शिता और जवाबदेही, सिलेबस आपको पता होगा, नहीं पता हो जाकर के जरूर देखिएगा। सिलेबस देखिएगा, बिना सिलेबस के, बिना PYQ के वैसे ही घूमते रहना कोई मतलब नहीं है। भारत ने प्रशासन में पारदर्शिता जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पारित किया था। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 ये आपके लिए सपोर्ट काम करेगा। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जब मेंस का आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ऐसे टर्म्स जो है आपकी क्वेश्चन की, आपकी आंसर की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। बाद में आरटीआई अधिनियम 2005 ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट का स्थान ले लिया। देख रहे हैं, पहले क्या था? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसके बाद क्या हो गया? आरटीआई अधिनियम 2005, ध्यान रखिएगा, स्थान ले लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकारवाद, याद रखिए, ये कम से कम ये केस याद रखिए, राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकारवाद मेंस में काम आता है, में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। याद रखिएगा, कभी कभी डाउट में आ जाएंगे कि इसको जीवन जीने का अधिकार करते हैं क्या, 2000 जो है आर्टिकल 21 में, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, आर्टिकल 21 नहीं है, क्या है, आर्टिकल 19 है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट क्या है, आरटीए अधिनियम के मुख्य प्रावधानों पर एक नज़र। अब ये जो टॉपिक डिस्कशन होगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक किस पर होगा, ये होगा मेंस पर, मतलब मेंस के इस जो पॉइंट डिस्कशन होंगे यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अब मुख्य प्रावधान क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, संस्थागत ढांचा, संस्थागत ढांचा, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या था, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े जाकर पढ़िएगा पूरा स्ट्रक्चर के बारे में, स्टैटिक रिवाइज करते रहिए, जो करंट में इंपॉर्टेंट आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप स्टैटिक देखते जाइए और आराम से उसको जो है रिवाइज करते जाइएगा। ये जो किताबें हैं इनका कार्य इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना और सूचना प्रदान न करने से संबंधित अपीलों का निपटान करना। किसका काम है ये, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग का। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये बात। एक चीज देखिएगा कि क्या ये जो है संवैधानिक संस्था है कि नहीं है, जाकर देखिएगा। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और राज्य पीआईओ सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपने अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इस अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए पीआईओ की नियुक्ति की जाती है। ये अधिकारी इस अधिनियम के तहत जानकारी मांगने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करते हैं। बस एक टर्म समझ रहिए। अब आता क्या, प्रदान किए गए अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अधिकार आप कई बार पढ़ेंगे, जहाँ पर आपका एक और आता है मूल अधिकार, है ना। तो मूल अधिकार क्या होता है, क्यों होता है, आप जाकर मूल अधिकार का जो बेसिक पॉइंट है जाकर पढ़िएगा। अगर आपको मौका मिले तो न्यूज़पेपर जाकर कोई पढ़िएगा, और नहीं तो कोई अगर गूगल पर कोई अच्छा आर्टिकल मिल जाए आपको तो वहाँ पर जाकर के समझने का प्रयास करिए कि मूल अधिकार के बारे में क्या क्या है। प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांगने का अधिकार है। किसको, प्रत्येक नागरिक को लोक प्राधिकरणों से, देख रहे हैं, ये अधिकार है कि आप प्रत्येक नागरिक जो है अपना अधिकार मांग सकते हैं। लोक प्राधिकरणों के दायित्व, धारा 4 आरटीए अधिनियम की धारा 4 लोक प्राधिकरणों पर कुछ विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है। सक्रिय रूप से शब्दों पर गौर रखिएगा। इसका मतलब है कि इन श्रेणियों की सूचना को लोक प्राधिकरणों को अपनी वेबसाइट या अन्य माध्यमों में से आम जनता के लिए उपलब्ध कराना होता है। देखिएगा, इससे नागरिकों को सूचना तक पहुंचने में आसानी होती है। मेन पॉइंट क्या है, कोर, कि नागरिकों को सूचना तक पहुंच। आरटीआई का मेन उद्देश्य ये है कि जो नागरिक हैं उनको सूचना तक जो है लोक प्राधिकरणों जो है उनके पास जो सूचना होती है वहां तक पहुंच होनी चाहिए। साथ ही लोक प्राधिकरणों को अपने कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखने होते हैं, ताकि नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के लिए हर बार औपचारिक अनुरोध नहीं करना पड़े। ये जरूरी भी होता है। इससे क्या होता है, मैंने आपको बताया पहले था कि जवाबदेही और पारदर्शिता, ये दो टर्म्स जो है नैतिकता में भी आते हैं जब आप पेपर 4 पढ़ेंगे तब। किन पर लागू है आरटीए, अब ये मेन पॉइंट ये है कि किन पर लागू है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये जो है किन पर लागू होगा। देखिएगा, आरटीआई अधिनियम देश के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू है। आरटीआई अधिनियम देश के सभी लोक प्राधिकरणों पर लागू है। इसमें संविधान के तहत स्थापित संसद या संसदीय, एक क्या है, संविधान के तहत स्थापित, दूसरा है संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून, और उसके बाद क्या है, या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण, संस्थाएं, निकाय शामिल हैं। मतलब ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि आरटीआई अधिनियम किस किस पर लागू होता है। तो यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि संविधान के तहत स्थापित या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या उचित सरकार द्वारा जारी अधिसूचना आदेश से संबंधित स्थापित सभी सरकारी प्राधिकरण। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू कभी कभी आता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है।
इसमें केंद्र राज्य सरकार के दायित्व स्वामित्व वाले, उनके नियंत्रण के अधीन या पर्याप्त रूप से वित्त पोषित निकाय और केंद्र राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष भी है अप्रत्यक्ष भी है, से वित्त पोषित व गैर सरकारी संगठन ये भी है, ये भी शामिल हैं जो लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि लोक प्राधिकारी परिभाषा में कौन कौन आते हैं। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि लोक प्राधिकारी की परिभाषा में कौन कौन आते हैं। यहाँ से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब आता है सूचना के प्रकाशन या खुलासा या प्रकटीकरण से छूट। ये पॉइंट देखिएगा। उससे पहले देखिए ये वाला पॉइंट कि ऐसे मामलों के उदाहरण जिनमें सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। धारा 8। हालांकि ये इंपॉर्टेंट होता है लेकिन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस जब आप देंगे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ऐसी सूचना जिससे या जिसके प्रकटीकरण से, देखिए क्या है, भारत की संप्रभुता व अखंडता, ये पॉइंट तो हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता और सुरक्षा तथा रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हित प्रभावित होते हैं। एक चीज़ ये, किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकते हैं। किसी अन्य देश के साथ, इंटरनेशनल अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना, यहाँ पर भी मतलब आप यहाँ पर जाकर के नहीं मांग सकते हैं अपना अधिकार की सूचना कैसे चाहिए। संसद राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा प्रकाशित करने की स्पष्ट रूप से मनाही की गई सूचना। न्यायालय की अवमानना होने की संभावना हो। न्यायालय की अवमानना आपको पता ही है, न्यायालय की अवमानना के बारे में नहीं पता, जाकर अच्छे से पढ़िएगा न्यायालय की अवमानना क्या क्या है। वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट्स यानी व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना। अन्य देश से गोपनीय रूप से प्राप्त जानकारी। ऐसी सूचना जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो। कैबिनेट के दस्तावेज, जांच प्रक्रिया या अपराधियों की गिरफ्तारी, अभियोजन आदि में बाधा पहुंचे। व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना, व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित सूचना ये भी आप नहीं मांग सकते हैं। ये कुछ छूट हैं, बस ऐसे पता रहे। कभी कभी प्रीलिम्स में ऐसे टर्म्स आते हैं कि पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, तो तैयार रहिएगा क्योंकि ये कई पॉइंट है और कई पॉइंट में से 1 पॉइंट 2 पॉइंट बनाए जाते हैं और वही कन्फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं कि धारा 8 कुछ जानकारी को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन से जानकारी हैं जिनको जो है प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया इकाइयों और सुरक्षा संगठन इसमें कौन कौन शामिल, देखिए इसमें 27 संगठन शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल, सर्टेन, पता होगा आपको, ये सब पीछे आए हुए क्वेश्चन है। सर्टेन, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, पता होगा आपको। उसके बाद क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रदर्शन निदेशालय, राष्ट्रीय तकनीक अनुसंधान संगठन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके लिए जो है छूट प्राप्त है। न्यायिक अधिकार क्षेत्र, अब देखिए अब बात आती है न्यायिक अधिकार क्षेत्र कितना है इस पर। निचली अदालतों को मुकदमा या आवेदन पर विचार करने से रोक दिया गया है, देख रहे हैं ना, निचली अदालतों को मुकदमा या आवेदन पर विचार करने से रोक दिया। कौन सा अदालत? निचली अदालत। अगर आपको निचली अदालत भी नहीं पता है तो बेसिक कमजोर है, फिर आपको बेसिक जाकर पढ़ना चाहिए कि निचली अदालत में आते कौन कौन हैं। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 32 व 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहते हैं। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट है, इनके रिट क्षेत्राधिकार ही अप्रभावित रहते हैं। लेकिन ये जो निचली अदालतें हैं इनमें क्या है, मुकदमे आवेदन पर रोक कर लगा दिया गया है। तो एक ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 32 क्या है, सुप्रीम कोर्ट के रिट, 225 क्या है, हाई कोर्ट रिट, ये सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपको जो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, अन्य प्रमुख प्रावधान। अब ये अन्य प्रमुख प्रावधान इसमें क्या है देखिएगा, सबसे पहले क्या है, दंड, पनिशमेंट। सूचना प्राप्त करने में विफलता तथा गलत, अधूरी या अपूर्ण जानकारी देने पर दंड का प्रावधान किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर विफलता हो जाए, कोई न बता पाए या गलत बता रहा है या अधूरी बता रहा है या अपूर्ण जानकारी दे रहा है, तो वहाँ पर क्या है, पनिशमेंट की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल कितना इंपॉर्टेंट है ना, ये एसए में भी बन सकता है, एथिक्स में भी बन सकता है, इसका पेपर 2 में GS में बन सकता है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स तो है ही, प्रीलिम्स में तो कहीं से भी पूछ लिया जाएगा।
शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। सूचना प्रदान करने की समय सीमा, अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। कितना? 30 दिनों के भीतर, याद रखिएगा। ऐसे यूपीएससी ऐसे टर्म साथ खेलता है। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में इसे 48 घंटे के भीतर प्रदान करना होगा। कब? जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामले। अभी जीवन या स्वतंत्रता की बात हो रही है, तो ये आर्टिकल कौन से आएंगे ये आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। देखिए आपका चेक होता जाएगा कि स्टैटिक कितना मजबूत है, वरना करंट अफेयर्स पढ़ना एक ही दिन में सब पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ना बड़ी बात हो रही है। यदि पीआईओ द्वारा अनुरोध या अस्वीकृत या बिना उचित कारण के खारिज किया जाता है तो नागरिक इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, अपील हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब आता है संशोधन। संशोधन इसमें क्या है? सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए केंद्र और राज्य स्तर पर सूचना आयुक्तों, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की सेवा शर्तों में संशोधन किया गया है। ये पॉइंट जा रही है कि सेवा शर्त किसकी? इंफॉर्मेशन कमीशन की बात हो रही है। इसने केंद्र सरकार को सूचना आयुक्तों, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की सेवा शर्तों, वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया है। ठीक बात है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, इसमें क्या है? डीपीडीपी अधिनियम 2023। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट अपने आप में हो गया है। इसने आरटीआई अधिनियम की धारा 81J में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी क्यों प्रकटीकरण से छूट दी गई है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा पॉइंट। अब बात करती है कि सूचना के अधिकार, आरटीआई अधिनियम का महत्व। अब देखिए ये न्यायमूर्ति PN भगवती ने कुछ कहा है, ये इनका जो स्टेटमेंट है ये आपको कहीं पर एथिक्स में, एसए में काम करेगा। जैसे जहाँ किसी समाज ने लोकतंत्र को अपना धार्मिक आस्था के रूप में स्वीकार करना चुना है, वहाँ नागरिकों को यह जानना आवश्यक है कि उनकी सरकार क्या कर रही है। देखना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ किसी समाज ने लोकतंत्र को अपनी धार्मिक आस्था के रूप में स्वीकार किया, लोकतंत्र को, तो लोकतंत्र में क्या हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए, केवल आस्था काम चले नहीं। तो ये कह रहे हैं न्यायमूर्ति PN भगवती। ये स्टेटमेंट या कभी कभी ऐसे इस पर क्वेश्चन ही बनाए जा सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट। कि अब इसका महत्व आ रहा है, नागरिकों का सशक्तिकरण। अब ये सब टॉप पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि जब मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो कम से कम फायदा करेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। ऐसा उन्हें सरकारी गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करके संभव हुआ है। ये पॉइंट। पारदर्शिता, मैंने बताया कि एक सशक्तिकरण होगा नागरिकों का। अब उसके बाद क्या आता है? पारदर्शिता। पारदर्शिता क्या होता है? सरकारी एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी या सक्रिय प्रकटीकरण। धारा 4 शासन व्यवस्था में पारदर्शिता का मूल तत्व है। उत्तरदायित्व क्या है? लोक प्राधिकारियों को जनता द्वारा मांग किए जाने पर अपने कार्यों और निर्णयों को उचित ठहराना आवश्यक है। क्या क्या पॉइंट हो गए? एक तो ये हो गया सशक्तिकरण नागरिकों का, दूसरा पारदर्शिता, तीसरा उत्तरदायित्व। उसके बाद क्या है? भ्रष्टाचार को उजागर करना। उदाहरण के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में अवैध रूप से फ्लैटों का आवंटन उजागर करने के लिए किया गया था। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्पल काम आता है मेंस का आंसर राइटिंग। जब आप एग्जाम्पल देते हैं तो आपकी जो आंसर की क्वालिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी। नीति और कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन। उदाहरण के लिए राजस्थान में सूचना के अधिकार का उपयोग मनरेगा रिकॉर्ड में संगति उजागर करने के लिए किया गया। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनरेगा अपने आप में भी एक अलग योजना है, कि मतलब बहुत विस्तृत योजना है। आप इसको पढ़ेंगे, मनरेगा से क्वेश्चन बनता ही बनता है, और उसमें भी आरटीआई। तो मनरेगा आरटीआई दोनों के अलग अलग, लेकिन दोनों का एक जो है रिलेशन दिख रहा है आपको। तो रिलेशन आपको दिखते जाएंगे, शब्दों को देखते रहिए, रिलेशन आपको बार बार दिखते जाएंगे। अब आता है कि आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ। और चुनौतियाँ क्या हैं? कार्यात्मक समस्याएं क्या क्या है? सतर्क नागरिक संगठन की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, अभी के सतर्क नागरिक संगठन, ये एक संगठन है जिसकी रिपोर्ट है कब की? 2023-24 की। निष्क्रिय सूचना आयोग की और रिक्तियां। जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच 29 सूचना आयोगों में से 7 निष्क्रिय हो गए हैं, देख रहे हैं। उसके बाद क्या है? मुख्य सूचना आयुक्त की कमी। 9 आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। आवश्यक विलंब। 14 आयोग के मामले को
निपटाने में 1 वर्ष या उससे अधिक समय ले लेते हैं। ये सब क्या है? चुनौतियां हैं। अधिक संख्या में लंबित मामलों या अत्यधिक कार्यभार। जून 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत के 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित है। कितना? 29 सूचना आयोगों में 4 लाख से अधिक अपील, मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। वापस लौटाए गए मामले। केंद्रीय सूचना आयोग CIC द्वारा प्राप्त अपीलों शिकायतों में से 42% को वापस लौटा दिया गया था। विषम जेंडर संरचना। RTA अधिनियम के पारित होने 2005 के बाद से अब तक देश भर के सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% ही महिलाएं रही हैं। कितना? केवल 9% महिलाएं ही रही हैं। तो ये कुछ आपके आंकड़े जो है मेंस के आंसर राइटिंग में होंगे, जरूर होने चाहिए, तभी जो है इसका बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद ये देखिए लास्ट पेज चल रहा है, हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। अब आता है कि संरचनात्मक मुद्दे। इसमें क्या है? छूट। सबसे पहले क्या है? एग्जम्पशन, छूट। RTA कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सूचना देने से छूट प्रदान करता है। क्या क्या है? यह छूट इसलिए दी गई है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा, पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा सब कॉमन शब्द हैं। कॉमन शब्द मतलब कि आप इनका कहीं भी यूज करिए, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता या अन्य महत्वपूर्ण हितों को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि इन छूटों को व्याख्या करने की गुंजाइश काफ़ी होती है, जिसका उपयोग कभी कभी सूचना देने से बचने के लिए किया जा सकता है। तो ये भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लोक प्राधिकरण। देखिए क्या कह रहे हैं कि लोक प्राधिकरण परिभाषा के बाहर की संस्थाएं, मतलब कौन कौन से लोक प्राधिकरण के बाहर की हैं, जैसे PM केयर्स फंड। RTA अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकरण नहीं है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि PM केयर्स फंड RTA अधिनियम 2005 के तहत आता है कि नहीं लोक प्राधिकरण में। तो लोक प्राधिकरण में ये नहीं है। उसके बाद क्या है कि संशोधन के माध्यम से कमजोर होना। इसमें क्या है कि एग्जाम्पल बात कर रहे हैं, RTA संशोधन अधिनियम 2019 में सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। तो ये तो संभावनाएं जताई जा सकती हैं, हाँ कुछ भी हो सकता है। एक आता है कि प्रक्रियात्मक मुद्दे। इसमें क्या है? नौकरशाही की ओर से विरोध। इसमें क्या है कि सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसी जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरण ऐसी जानकारी का खुलासा करने में अनिच्छुक हो सकते हैं जो अपने विभागों के भीतर गलत काम, अक्षमता या भ्रष्टाचार को उजागर कर सकती है। मतलब यहाँ पर भी जो है समस्याएं हैं, मतलब कि नौकरशाही जो है इसका जो है विरोध करती है। गैर अनुपालन। ये क्या है? ज्यादातर राजनीतिक दलों ने सूचना अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की है। उनका तर्क है कि लोक प्राधिकरण नहीं है, जबकि अधिनियम के अनुसार राजनीतिक दल लोक प्राधिकरण हैं। याद रखिए एक पॉइंट कि अधिनियम के अनुसार क्या है कि राजनीतिक दल लोक प्राधिकरण है। ये चीज ध्यान रखिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहता है कि जागरूकता और शिक्षा की कमी। इसके कारण सूचना के अधिकार RTI का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता है। ठीक है, जागरूकता सिंपल बात है, जहाँ पर शिक्षा नहीं रहेगी, जागरूकता नहीं रहेगी, वहाँ पर समस्या नहीं आनी है। अन्य मुद्दे, RTI कार्यकर्ताओं की सुरक्षा कमी, PIOs का अपर्याप्त प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 के साथ विरोधाभास आदि। अब बात करते हैं आगे की राह, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंक्लूजन की टाइप का काम करता है। इसका इस पर आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम कुछ ऑथेंटिक बातें करते हैं। जैसे सेकंड ARC की सिफारिशें। इसमें क्या है कि जिसका शीर्षक क्या है? सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी। सूचना का अधिकार सुशासन की मास्टर कुंजी। राष्ट्रीय समन्वय समिति NCC का गठन। यह समिति RTA अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। साथ ही यह RTI के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के कार्यों की निगरानी करेगी और अधिनियम के कार्यान्वयन का प्रभाव मूल्यांकन करेगी। ठीक है। जागरूकता अभियान। राज्य स्तर पर विश्वसनीय गैर लाभकारी संगठनों को जागरूकता अभियानों का कार्य सौंपा जा सकता है। सिंपल सी बात है, वैसे ध्यान रखिएगा। पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति। इसमें क्या है? पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति। लोक प्राधिकरणों में RTI के उचित कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। सिंपल सी बात है। विशेषज्ञों द्वारा रिकॉर्ड का उचित रखरखाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब
कॉमन सी बात है, याद रहेगा आपको। इससे सूचना मांगने वालों की आवश्यकताओं के अनुसार जानकारी प्रदान की जा सकेगी। अन्य कदम क्या क्या है? सूचना मांगने वालों की सुरक्षा पर अलग अध्याय का समावेश, सरकारी अधिकारियों को आरटीआई का कठोर प्रशिक्षण, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण आदि, ये सब कुछ मुद्दे हैं। कुछ पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कितना बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आए होंगी। जो जो स्टैटिक मैंने पॉइंट बताए हैं उसको स्टैटिक जाकर के अब टॉपिक में एम लक्ष्मीकांत जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, रिवाइज कर लीजिएगा आराम से। शॉर्ट नोट जरूरी है, शॉर्ट नोट से नहीं बनाएंगे काम कुछ कोई फायदा नहीं मिलेगा, फिर रिवीजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखिए कल हम शुरू करेंगे संक्षिप्त सुर्खियाँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, बीच में कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है कि कभी कभी चीज़ें होती हैं, है ना। इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, जो हो सकता है वही करेंगे, ठीक है। बाकी ये संक्षिप्त सुर्खियाँ रहेंगी। आज कितना टाइम हो गया? 25 मिनट हो गया। कल हम इसको ख़त्म कर देंगे, उसके बाद एक रिवीजन क्लास आएगा, पूरा पूरा पॉलिटी चलेगा, उसके बाद फिर शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जल्दी ट्राई करेंगे अक्टूबर महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जल्दी से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।